गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आइए आज का इम्पॉर्टेंट रोजगार समाचार देखेंगे और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे जो हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट न्यूज़ है आपके सामने। आज तय होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा का केंद्र। अभी हुआ क्या है कि जो परीक्षा होने वाला है आपका टेट का, ठीक है, यानी यूपी टेट का, यूपी जो टेट का पेपर होने वाला है तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो देखिए, इसके पहले जो आपके नियामक पदाधिकारी सचिव ने क्या किया, सभी जिला परीक्षा निरीक्षकों से परीक्षा के निर्धारित का सूची मांगी थी, लेकिन अभी कुछ ही जिला ने क्या किया, इस सूची को उपलब्ध कराया है, जिसके कारण परीक्षा केंद्र का निर्धारण अभी नहीं हो सका। यानी कुछ ही जिलों से क्या हुआ है, इन्होंने जो मांगा था वो अब कि आप क्या परीक्षा कराना है उससे संबंधित जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो अभी कुछ ही जिलों ने दिए हैं, सभी जिलों ने नहीं दिए हैं। तो एक बहुत बड़ा ये रीज़न है। इसी के बिहार पे कुछ जगहों पे ये न्यूज़ भी आ रही है कि हो सकता है कि ये पेपर 1 वीक के लिए क्या किया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी न्यूज़ है, अभी कोई आधिकारिक न्यूज़ नहीं है, तो इसे मान के चलिए कि आपका परीक्षा इसी दिन होगा। 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सबको पता है जितने लोग तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देख लीजिए, इसमें कितने, लगभग 22 लाख। तो कंपटीशन टफ है, देखिएगा। तो 22 लाख इसमें क्या होंगे, छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बट आप तैयारी करते रहिए, जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देख लीजिए। अब ट्रेनों के नाम से हटाया जाएगा स्पेशल सामान्य होगा किराया। स्पेशल ट्रेन चलती है, जब भी स्पेशल ट्रेन चलती है किराया उसका फेयर बढ़ जाता है। अब हुआ क्या, कोरोना के टाइम में बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई, उसे बहुत सारी सुविधाओं को जो किया क्या रिड्यूस कर दिया गया और फेयर चार्ज भी बढ़ा दिए गए, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि अब सामान्य किराया किया जा रहा है, यानी जितने भी अभी ट्रेनें होंगी और सभी और सबके सामने से स्पेशल हट जाएगा। यानी उस टाइम जो सब कुछ सर्विसेज नहीं मिलती, जैसे आपको पेंटी कार नहीं होता था, यानी आप खाना आप ऑर्डर नहीं कर पाते थे, आपको बेड बिस्तर आपको नहीं मिलता था, अब वो सारी सुविधाएं आपको दोबारा क्या की जाएंगी, दी जाएंगी, यानी प्रोवाइड की जाएंगी। तो अच्छी न्यूज़ है जो लोग सफ़र करते हैं ट्रेन में आते जाते हैं उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ देख लीजिए। राज्य भाषा की स्वीकार्यता का स्वागत। अच्छा न्यूज़ है, राज्य भाषा देख लीजिए। हिंदी की जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा की संवैधानिक प्रतिष्ठा और मान्यता कब हो गई थी, 1949 में ही मिल गई थी, किंतु इसे व्यवहारिक रूप से प्रदान किया जाना अभी भी क्या है, शेष है। देखते होंगे भाषा के आधार पर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, तो उसी से संबंधित ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। तो आइए इसके मेन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, भारत संघ गणराज्य की भाषा हिंदी और वर्तनी देवनागरी है। याद कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता होगा वो नोट कर लेगा, देवनागरी है। किंतु धारा 348 में उच्च और उच्चतम न्यायालयों में कामकाज, दावे, बहस और निर्णय की भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता दी गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हाईकोर्ट के जो कामकाज होते हैं वो किस भाषा में किए जाते हैं, किसकी मान्यता प्राप्त है, तो क्या है, इंग्लिश। याद रखिएगा, अंग्रेजी में प्राप्त है। कुछ समय पूर्व जब जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्ता ने हिंदी में चर्चित फैसला सुनाया तो न्यायपालिका में एक नई भाषाई चेतना का संचार हुआ था। हाल ही में चेन्नई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय भाषाओं में न्याय और निर्णय उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर क्या किया है, जोर दिया है। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे याद ही रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारी पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ बस। आइए आगे देख लेते हैं, थोड़ा कोई और इम्पोर्टेंट लाइन होगी जो आपको बता दिया जाएगा, तभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल में नोरो वायरस की दस्तक से हड़कंप। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वायरस देख ही रहे हैं, अभी कोरोना वायरस आया, अभी बहुत सारे वायरसों का एक तरह से लग रहा है जैसे सिलसिला सा चल चुका है, तो इसी में एक आया है नोरो वायरस। इसके बाद देखिए, नोरो वायरस संक्रमण ने केरल में दस्तक दी है। वायनाड जिले के एक पशु चिकित्सक डॉक्टर जो चिकित्सा कॉलेज में पढ़ रहे 13 छात्रों को गुरुवार को संक्रमण की पुष्टि हुई। नोरो वायरस पेट का घातक संक्रमण है, याद रखिएगा, पेट से रिलेटेड ये है। इसमें संक्रमित व्यक्ति को उल्टी और दस्त की शिकायत
सताने लगती है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को लोगों को नोरो वायरस के खतरे के प्रति क्या किया है, सजग रहने के लिए बोला है। 2 हफ्ते पहले वायनाडा के पुराने वगैरह ये इन्फॉर्मेशन छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए आगे देख लीजिए। यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारियों ने संदिग्ध छात्रों के नमूने इकट्ठे कर आलापुंजा स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में भेज दिया है। अब ये पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने जो भी स्टेटमेंट दिया है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए मेन पॉइंट्स देख लीजिए। इससे होता क्या है, इस वायरस अगर आता है तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी। नोरो वायरस क्या है, पशुजनित संक्रमण है। क्या है, पशुजनित संक्रमण है जो विषाक्त भोजन या पानी के सेवन के अलावा संक्रमित मरीजों या सतह के संपर्क में आने से फैलता है। इसमें पेट और आंत की बीमारी, परत के अति सक्रिय होने से उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। इसके लक्षण देख लीजिए। 48 घंटे बाद नोरो वायरस संपर्क में आने के उभरता है, 3 दिन में उभर जाता है। मरीज आराम और साफ सफाई का ध्यान रखें। खतरा क्या है, छात्रों संक्रमण की पुष्टि हुई है वायनाडा में, ठीक है। अब ये कैसे फैलता है ये भी देख लीजिए। और कौन ज़्यादा संवेदनशील है, तो सक्रियता के संपर्क में आने से संक्रमित सतह को छूने, संक्रमित के हाथों का बया या परोसा खाना खाने से भी क्या होता है, या विषाक्त पानी से भी। कौन ज़्यादा, बुजुर्ग, बच्चे और घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो याद रखिएगा, जैसे जीका वायरस कहाँ से आया, ये सब चीज़ें। इसी तरह केरल का पहला नोरो वायरस कहाँ से प्रारंभ हुआ भारत में, तो केरल से। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब किस प्रकार, ये क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, तो क्या है, वायरस है। देखिए नोवा वायरस लिखा हुआ, तो इस सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 91वें सम्मेलन को क्या किया है, संबोधित किया है। तो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 91वें सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह चौथा सम्मेलन है। देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों और उपराज्यपालों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभा में क्या किए, भाग लिए। तो 51 है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ उद्घाटन के भाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ एक किया गया व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया। उन्होंने कोविड योद्धाओं को इसके काम के लिए क्या गया है, सराहना किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 के योद्धाओं से उस महामारी में लड़ने के लिए समर्पित रूप से काम किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो बस ये मेन इसमें पॉइंट आप याद रखिएगा कि कौन से नंबर का था, तो 51। सम्मेलन के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं। पिछला सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राज्यपालों का पहला सम्मेलन कब, 1949 में कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में हुआ था। और इसकी पहली अध्यक्षता कौन किए थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचार्य जी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो 16 को क्या करेंगे, लोकार्पण करेंगे। 16 अभी जो नवंबर आ रहा है, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। तो एक्सप्रेसवे की क्या खास भूमिका होगी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्या होंगे, लड़ाकू विमानों का गर्जन होगा, यानी लड़ाकू विमानें यहाँ पर टेक ऑफ कर सकती हैं, उतर सकती हैं, ठीक है, फ्लाइंग कर सकती हैं। तो इस तरह की सुविधाएं भी क्या होगी, इस एक्सप्रेसवे पे मौजूद रहेगा। तब ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारी न्यूज़ मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 16 नवंबर को देखिए, 16 नवंबर पूर्वांचल को 16 नवंबर को पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। अगले माह बनकर तैयार हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम की जनसभा को लेकर हुई तैयारियों का क्या किया है, जायजा लिया है। तो देख लीजिए सारी न्यूज़ है। देखिए 12 युद्धक विमानों ने हवा में करतब दिखाए। सुल्तानपुर के ग्राम अखलकीरा करवत में गुरुवार को 12 युद्धक विमानों ने हवा में करतब दिखाए। वायुसेना के इन विमानों की गर्जना से लोगों को क्या हुआ, गर्व महसूस हुआ।
बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जब 16 नवंबर को पीएम मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो इसके ऊपर पूरा आर्टिकल आएगा, तो फिर हम लोग उस आर्टिकल के अंदर जितनी भी मेन इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए, सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम अब 15 को जारी होगा। ये कई दिनों से ये जारी हो रहा है, लगभग हमको लग रहा है आज ये तीसरा दिन है। ये 3 दिन से लगातार ये बातें आ रही हैं कि जारी होने वाला, जारी होने वाला, जारी होने वाला, लेकिन अभी तक नहीं। अब इन्होंने 15 का डेट दिया। अब देखिए 15 को भी जारी करते हैं कि नहीं, ये पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। लोग यहाँ इंतज़ार करते रह जाते हैं और इनको डेट पर डेट टालना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जिन्होंने परीक्षा दिया है सहायक अध्यापक और प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का जो भी है परिणाम का जो वेट कर रहे हैं, तो अब उनके लिए थोड़ा वेट करना, वो लोग थोड़ा वेट करें। देखिए 15 को तो बोला गया, अब देखिए कब तक दे देते हैं। आपको ऐसा ना हो 15 को भी आके कुछ नया बोल दे, तब देखा जाएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए, पीएम मोदी ने आरबीआई को 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल शुरू की है। इंपॉर्टेंट है, जो भी बैंक की तैयारी करते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के 2 नवीन ग्राहक केंद्रित पहल की शुरुआत की। एक पहला क्या है, आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, और दूसरा क्या है, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। तो 2 योजना याद रखिएगा, ठीक है। ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ में क्या है, बिंदु होगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना के बारे में क्या क्या इसमें चीज़ें, क्या फैसिलिटी मिलेगी। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। यह उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का नया अवसर प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से खुदरा निवेशक को सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंचना क्या प्राप्ति होगी। इस योजना केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधा निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगी। आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपने सरकारी प्रतिभूति खाते को मुफ्त में ऑनलाइन खोल और बनाए रख सकेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। ये पूछा जाएगा लोकपाल के बारे में। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय संस्थान के खिलाफ ग्राहकों की शिकायत के समाधान की शिकायत का क्या करेगा, एक सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना का मुख्य विषय एक राष्ट्र एक लोकपाल पर निर्धारित है। तो एक राष्ट्र एक लोकपाल, ये इस टैगलाइन को याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट। ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने, जमा करने, जो भी चीज़ें होती हैं आपको बैंक से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं। तो वर्तमान बैंकों के लिए 3 अलग अलग लोकपाल हैं। अब कौन कौन से 3 अलग अलग लोकपाल हैं, इंपॉर्टेंट है। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियाँ, ठीक है, और गैर बैंक प्रीपेड भुगतान जारी करता और वैलेट, ठीक है। तो इतनी प्रकार की चीज़ें अलग अलग तरीके से हैं। ये आरबीआई द्वारा देश भर में 22 लोकपाल कार्यालयों के द्वारा क्या होता है, संचालित होते हैं। तो टोटल कितने हैं लोकपाल कार्यालय, अगर पूछ देगा आरबीआई कुल कितने लोकपाल कार्यालय हैं, तो आपको याद रखना है 22। और कितने कैटेगरी में इनको बांटा गया है, तो 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिताली ओनी माँ तो नीरज दादा की मौजूदगी बने खेल रत्न। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति हो सकते हैं शामिल। तो अच्छा न्यूज़ है, तो देख लीजिए। मिताली राज, ओनी लेखरा, नीरज चोपड़ा, आप इनमें से सभी को आप जानते होंगे, सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो इसके बारे में और विस्तृत न्यूज आएगा जिसको हम लोग देखेंगे। तभी बस आपके लिए इतना ही न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हिसार कॉलेज में हरदीप सिंह पुरी ने किया महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ जाएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो हरदीप सिंह पुरी। किस कॉलेज में किया गया, तो हिसार कॉलेज में। 2 पॉइंट तो आपको यहीं मिल जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिसार हरियाणा में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज जो है भिवानी रोहिल्ला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश राज के दमन के खिलाफ विद्रोह का एक प्रमुख प्रतीक बताते हुए मंत्री ने कहा कि उनका जीवन राष्ट्रवाद और भारतीय महिलाओं को पीढ़ियों से क्या करता है, प्रेरणा देता है। उन्होंने अंग्रेजों के नियम के खिलाफ अत्यंत बहादुरी, कौशल और शक्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। कहाँ से, झांसी से। 1857 में आपकी क्रांति याद होगी। तो
आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। माई 11 सर्किट, जो लोग IPL पे पैसा लगाते हैं या T20 पे अपनी टीम बनाते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप देखो T20। तो अभी पेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रांड एम्बेसडर कौन है ओप्पो के, तो विराट कोहली। तो आज तक आप इस तरह के भी क्वेश्चन क्या होते हैं पुटअप किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिए माई 11 सर्किट का अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। मोहम्मद सिराज को माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब केवल यही नहीं है, देखिए मोहम्मद सिराज भी हैं, इसके साथ भी और लोग भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सौरभ गांगुली, अजीत रहाणे, VVS लक्ष्मण। तो ये तो कम से कम याद रखिए, और भी इसके साथ बहुत सारे नाम हैं। मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के लिए खेलते हैं और IPL में रॉयल चैलेंज बेंगलोर का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो IPL खेलते, IPL पे टीम बनाते हैं, यानी खुद की टीम बनाया जाता है। इस पे 11 और कुछ पेमेंट करने होते हैं, ठीक है, करोड़ों के गेम लगते हैं। तो लोग कई राज्यों में इसे बैन भी किया गया है, इस तरह के गेम को, एक तरह से जुआ, उनको जुए कैटेगरी में डाल के। तो इस तरह की भी चीज़ें होती रहती है। जैसे साउथ में आप कर्नाटका में इस पे बैन है, तमिलनाडु में बैन है, तो कुछ राज्यों ने बैन भी कर रखा है। तो एक इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। कभी क्या पता, अभी लास्ट टाइम पूछा गया था कि ओप्पो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली। तो अभी पूछ दिया जाएगा कि माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आजकल उत्तर प्रदेश में पूछे जा रहे हैं और वनडे एग्जाम में फ्लुएंटली पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जापान से रिलेटेड न्यूज है। फूमियो किशिदा को एक बार फिर बने जापान के प्रधानमंत्री। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, LDP के नेता फूमियो किशिदा को एक बार फिर से जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। साल 2021 में संसदीय चुनाव में LDP की जीत के बाद उन्हें जापान के प्रधानमंत्री बनाया गया है। फूमियो किशिदा ने योशिहिडे सुगा का स्थान लिया। इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के। और इसमें अभी चार कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कुछ चीज़ें जो बदलाव होंगे या नए अध्यक्ष को नियुक्त होते हैं, तो 4 ऑप्शन में आपको ABCD बना के दे देगा और फिर 4 लोगों को राइट साइड में लेफ्ट साइड बना देगा। अब बोलेगा मिलान करने के लिए कि जापान के कौन है, तो कंबोडिया के कौन है, या WHO के हेड कौन है। तो आपको मिलान करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जो प्रैक्टिस सेट कराया गया है कल, उसमें भी हमने इस तरह के क्वेश्चन को बना के डाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, आसान होता है। आप लगातार करंट अफेयर अगर पढ़ रहे होंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, 2 नाम हैं योशिहिडे, जिनके स्थान पर आए हैं कौन, फूमियो किशिदा, यानी इनका त्यागपत्र हो गया, यानी इन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। इन्होंने सितंबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फूमियो किशिदा को महज 1 महीने पहले जापान के संसद ने प्रधानमंत्री चुना था। PM चुने जाने के बाद ही फिर किशिदा के लिए चुनाव करवाने का निर्णय लिया, जिसमें उनकी पार्टी ने क्या किया, इतने थे और इतने सीटों से क्या हुए, उन्होंने जीत ली। तो ये आज के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। अगर ये आपको लग रहा है आपको इन्फॉर्मेशन से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसे आगे भी पास आउट करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, और इसमें रोजगार से रिलेटेड भी जो भी न्यूज़ आएंगे आपको बताया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।